हेलो दोस्तों, आपका वापस से हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम लोग आपका अब आज से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत शुरू करेंगे। ठीक है, और आधुनिक भारत के इस क्रम में आप लोगों का सारा का सारा कवर कराया जाएगा। और इसको मैंने कई किताबों से और कई क्लासेस से, चाहे आपका RWA हुआ या थी का नाम SK पांडे हो गया, इन सभी किताबों से आपको इसको नोट बनाया गया है और इसको नोट फॉर्म के रूप में आपके सामने दिया जा रहा है। और इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला हम लोगों का इति का नाम है यूरोपियों का आगमन, और ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी, चाहे आप RPF SI का दीजिए या इति का नाम है RO का दीजिए या किसी भी कांस्टेबल का दीजिए, छोटे छोटे बड़े से बड़े एग्ज़ाम सभी के लिए ये नोट्स काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे। चलिए, हमारा इंट्रोडक्शन था, अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को। देखिए, यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का जो आगमन हुआ था वो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। और ये किस क्रम में आए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक है पुड अ डेफ्रा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? पुड अ डेफ्रा। मतलब पू मतलब पुर्तगाली, फिर आपका ड मतलब डच, फिर अ मतलब अंग्रेज़, फिर डे मतलब डेनिश, और फिर अंतिम में सबसे आपके आए फ्रेंच। पुड अ डेफ्रा, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, भारत में यूरोपीय जो बाल्कन देश हैं, भारत में यूरोपीय बाल्कन देश से ईरान होते हुए व्यापार करने के लिए आते थे, जो कि कई दर्रों से आते हैं। दर्रे वो होते हैं जो दो पहाड़ों के बीच में होते हैं। जैसे आपका खैबर दर्रा, आप लोगों ने नाम सुना होगा खैबर दर्रा। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका को पर्वतमाला में पड़ता है। हिंदू कुश जो पर्वतमाला है वहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, ये आपका इत्ती का नाम है सुलेमान श्रेणी में पड़ता है। बोलन दर्रा, ये आपका बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। गोमल दर्रा, ये आपका सुलेमान पर्वत पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से जलमार्ग के लिए भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर व अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करते थे। और उसके बाद ये मसालों का व्यापार करने के लिए आते थे। जो यूरोपी थे वो किस लिए आते थे? मसालों का व्यापार करने के लिए। मगर 1453 ईस्वी में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया, जो आपका तुर्की में कुस्तुनतुनिया है, वहाँ पर किसका अधिकार हो जाता है? वहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। जब तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो व्यापार जलमार्ग बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियों को अन्य जलमार्ग खोजने की ज़रूरत महसूस। इसके लिए वो अन्य जलमार्गों की तलाश में निकले। इनमें आपका 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का नाविक था, ठीक है, ये केप ऑफ गुड होप होते हुए गुजरात व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ 20 मई 1498 को कालीकट यानी कि केरल के तट पर पहुँचा। ठीक है, वास्को डी गामा का केरल में वहाँ के शासक जमोरिन ने स्वागत किया और कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुँचा। और इसके जहाज़ का क्या नाम था? इसके जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल। इसके जहाज़ का नाम साओ गैब्रियल था। वास्को डी गामा भारत से जो काली मिर्च लेकर आता है उस पर उसे 60 गुना लाभ होता है, जिससे भारतीय मसालों की मांग पुनः और ज़्यादा बढ़ गई यूरोप में। और देखिए, पुर्तगाल से द्वितीय यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये जो पुर्तगाल से पहला यात्री तो वास्को डी गामा था, दूसरा यात्री कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, ये 13 जहाज़ों के साथ भारत के लिए निकला और भारत में कोचीन के तट पर कब पहुंचा? 1500 ईसा पूर्व में। पहला आपका पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, दूसरा आपका था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो देखिए, वास्को डी गामा 1502 में वापस से भारत आता है, और जहाँ 1503 में ये आकर कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में खोलता है। फिर देखिए, 1505 में वास्को डी गामा ने दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली? कन्नूर में खोली। पुर्तगाल व भारत के बीच बढ़ते व्यापार के कारण प्रिंस हेनरी ने भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय किसको बनाकर भेजा? फ्रांसिस डी अल्मीडा को। फ्रांसिस डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली वायसराय बन के आया। फिर देखिए, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई और 1505 में अंजीडीवा, ठीक है, कन्नूर और किलवा में किलेबंदी करी। ठीक है, और हिंद महासागर में एक शक्तिशाली नौसेना स्थापित करी। शक्तिशाली नौसेना कहाँ स्थापित करी? इसने आपका हिंद महासागर में। ठीक है, फिर देखिए, इसके बाद कौन आता है? फिर 1509 में आपका इति का नाम यहाँ रहा फ्रांसिस डी अल्मीडा जो था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई और 1505 में इसने अंजीडीवा, कन्नूर और किलवा की किलेबंदी करी। ये तो मैंने बता ही दिया। फिर 1509 में द्वितीय पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकुर्क भारत आता है। दूसरा पुर्तगाली वायसराय बन के कौन आता है? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। और इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क क्या करता है? इसका कार्यकाल था 1509 से लेकर 1515। इसने क्या किया? 1509 में कोचीन में किले का निर्माण किया और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, किसको हरा देता है? बीजापुर के शासक को ही हरा देते हैं सब। फिर 1511 में इसने मलक्का जल संधि
पर अधिकार कर लिया। और 1515 में मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ती है, इंडियन ओशियन को और पैसिफिक ओशियन में। 1515 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको जोड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्सिया को जोड़ता है। फिर 1529 में नीनो डी कुन्ना भारत में आता है पुर्तगाली वायसराय बनकर। नीनो डी कुन्ना ने हुमायूं व बहादुर शाह के मध्य युद्ध का लाभ उठाकर दमन व दीव पर विजय प्राप्त कर ली। इससे कोचीन से राजधानी परिवर्तित करके गोवा को बनाई। और 1538 में गार्सियादी नरोन्हा क्या बन के आता है, पुर्तगाली वायसराय बन के आता है। गार्सियादी नरोन्हा ने दमन, साल्सेट, सेंट थॉमस, मद्रास, हुगली, सिलोन आदि के तटों पर इति अधिकार कर लेता है। सिलोन आपका कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में। वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है, कोचीन में है। कि ये नोट्स मैंने अपने कई क्लासेस जैसे नवीन सर हो गए इन सबको मिला उला के बनाया, ठीक है, और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कार्टेज अल्मेड़ा काफिला पद्धति, ये कार्टेज अल्मेड़ा काफिला पद्धति नीति के तहत पुर्तगाली हिंद महासागर में आवागमन हेतु परमिट देते थे। ये परमिट अकबर को भी लेना पड़ा था, ठीक है। इस परमिट में काली मिर्च और गोला बारूद को परमिट नहीं दिया जाता था, इसीलिए इन्हें सागर का स्वामी, पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहते थे। फिर देखिए भारत में सत्ता संघर्ष आपका सत्ता संघर्ष होने लगे। जब पुर्तगाली धीरे धीरे बसते गए तो भारत में सत्ता संघर्ष हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा, व्यापार एकाधिकार के कारण बाजार की अनुपलब्धता बढ़ी, धार्मिक कट्टरता, स्पेन व पुर्तगाल का एकीकरण हो गया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का भारत में उन्मुख होना और पुर्तगालियों के पतन का कारण बन गया, ठीक है। ये सब चीज़ें पुर्तगालियों के पतन का कारण बनी। पुर्तगालियों ने भारत व जापान के बीच संबंध स्थापित करा और 1556 में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित करी गई। ये आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित करी थी, गोवा में स्थापित करी थी। किसने स्थापित करी थी, पुर्तगालियों ने करी थी। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, संतरा, बादाम, काजू, लीची, आलू, पपीता, मूंगफली, अमरूद और विभिन्न औषधियाँ लेकर आए। ये आपका आर एग्ज़ाम में और RPF SI के एग्ज़ाम में पूछ देता है कि पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेकर आए। तंबाकू लेकर आए, संतरा लेकर आए, बादाम लेकर आए, काजू लेकर आए, लीची लेकर आए, आलू लेकर आए, पपीता लेकर आए, मूंगफली लेकर आए, अमरूद लेकर आए। और ये आपका समान रूप से आपका CGL के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पुर्तगालियों के बाद नीदरलैंड या हॉलैंड के डच 1596 ईस्वी में कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में इंडोनेशिया के सुमात्रा जावा द्वीप पर आए और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई, 1602 में स्थापित, जिससे डच संसद ने 21 वर्ष तक पूर्व में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और इसमें कुल कितने सदस्य थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 17 सदस्य थे। 65 लाख गिल्डर के साथ ये स्थापित हुई थी, ठीक है। फिर देखिए भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री डचों ने कहाँ बनाई थी, मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1605 में। आप लोग और कोई फैक्ट्री याद मत रखिएगा, मगर पहली फैक्ट्री हर एक का, जैसे आपका पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन थी, डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने पोतापल्ली में खोली 1608 में। तीसरी फैक्ट्री इन्होंने पुलिकट में खोली 1610 में, तमिलनाडु में पड़ता है। चौथी फैक्ट्री इन्होंने गुजरात में सूरत में खोली थी, ठीक है। फिर 5वीं फैक्ट्री करिकल में खोली। 6वीं फैक्ट्री आपकी चिनसूरा में खोली वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद 7वीं फैक्ट्री आपकी पटना में खोली 1658 में। 8वीं फैक्ट्री आपका बालासोर में खोली। 9वीं फैक्ट्री आपका नागपट्टनम में खोली और अंतिम 10वीं फैक्ट्री कहाँ खोली थी, कोचीन में खोली थी, जहाँ पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री खोली थी। तो देखिए डचों ने पुलिकट में गैल्ड्रिया नामक किला बनाया। वार्डर हेग, ये मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री बनाई गई थी, ठीक है, वो उसी का नाम था वार्डर हेग। डच भारत में अपने साथ क्या क्या लेकर आए, नील लेकर आए, कपड़ों पर नील इति का नाम रंगाई के लिए नील लेकर आए, शोरा लेकर आए, सूती वस्त्रों का व्यापार ये करते थे भारत से ले जाकर। बंगाल में पहली डच फैक्ट्री पिपली में खोली गई थी, ठीक है। बंगाल में पहली फैक्ट्री, पूरे भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम थी, मगर बंगाल में पहली डच फैक्ट्री पिपली में खोली गई थी। ये आपका RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए डचों ने सोने के सिक्के पुलिकट में चलाए, जिसे पैगोडा के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए कोलाचल का युद्ध जो हुआ था ये 1740 और 41 में हुआ था। त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा व डचों के मध्य हुआ था। इसमें डच हार गए थे कोलाचल के युद्ध में। फिर अंतिम में एक और युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लेता, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध किन के बीच हुआ था, अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और डचों के बीच में। इसमें आपकी डचों की शक्ति का पूरी रूप से पतन हो गया। बेदरा के युद्ध में आपका लॉर्ड क्लाइव ने इनको हरा दिया और डचों का पूर्ण रूप से पतन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अब देखिए हम लोग अंग्रेज़ों की तरफ मूव कर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किसका राज था, अकबर का राज था, ठीक है। अभी अकबर जिंदा है, 1602 में अकबर की मृत्यु होती है।
फिर देखिए 31 दिसंबर सन 1600 को एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का एकाधिकार दिया? 15 वर्षों का। EIC का पूर्व नाम क्या था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। बताइए इतना लंबा चौड़ा नाम है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने सदस्य थे? 217 सदस्य थे। और आपका एग्जाम में पूछ देता है कुल कितने सदस्य थे। 1599 में लैंड रूट से पहला ब्रिटिश यात्री कौन आया था? जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल पहला ब्रिटिश यात्री था जो लैंड रूट के रास्ते आया था। फिर 1608 में समुद्री मार्ग से सबसे पहले आपका ब्रिटिश यात्री कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया। जॉन मिल्टन हॉल और कैप्टन हॉकिंस, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर ये कैप्टन हॉकिंस आता है। जहांगीर के दरबार में आया था ये, अकबर के दरबार में, और जब तक अकबर आता है तब तक जब तक ये भारत आता है कैप्टन हॉकिंस, तब तक अकबर की मृत्यु हो गई होती है। तो उस टाइम भारत के बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। तो जहांगीर के दरबार में पहुँचता है और इसके जहाज़ का क्या नाम था? हेक्टर था। जहाज़ का नाम इसका हेक्टर था। और हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसबदार बनाया व इंग्लिश खान की उपाधि दी तथा सूरत में 6 फरवरी 1613 को पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी। पहले तो यह आया था तो पुर्तगालियों ने इसको इत्ती का नाम भगवा दिया था, मुगल दरबार में आने नहीं दिया। फिर किसी तरीके से मुगल दरबार में पहुंचा भी तो वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने का पुर्तगालियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उनकी वजह से फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद एक युद्ध होता है, उस युद्ध के बारे में अभी मैं आगे बताऊँगा। उस युद्ध में जो अंग्रेज़ थे वो पुर्तगालियों को हरा देते हैं, तो जहांगीर काफ़ी प्रसन्न होता है, अरे वाह पुर्तगालियों को हरा दिया। तो वही प्रसन्न होकर तब सूरत में इनको फैक्ट्री स्थापित करने के लिए दे देता है। फिर देखिए 1615 में सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आता है। दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी किसने कहाँ खोली गई थी अंग्रेज़ों की? मछलीपट्टनम में 1611 में। ठीक है। फिर 1632 में पहला सुनहरा फरमान आया 500 पैगोडा वार्षिक की दर पर गोलकुंडा के राजा से। गोलकुंडा के राजा ने पहला सुनहरा फरमान अंग्रेज़ों को दिया था। और कितने पे दिया था? 500 पैगोडा वार्षिक कर के ऊपर। फिर देखिए 1633 में बालासोर, और 1633 में बालासोर जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, और हरिपुरा जो आपकी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की अंग्रेज़ों ने। फिर 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज़ अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पोर्ट को पट्टे पर प्राप्त कर लेता है। मद्रास पोर्ट के निकट ही अंग्रेज़ों ने भारत में पहला किला सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया। पहला किला कौन था? सेंट जॉर्ज फोर्ट, ये आपका मद्रास बना था। फिर देखिए 1661 में किंग चार्ल्स जो थे वो आपका अंग्रेज़ों के थे, ब्रिटिश थे। ठीक है। किंग चार्ल्स व कैथरीन जो कि पुर्तगाली राजकुमारी थी, इनकी शादी हो जाती है 1661 में। तो इसमें जब शादी हो जाती है तो पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दे दिया, जिससे चार्ल्स ने 10 पाउंड के किराए पर EIC को दे दिया। बॉम्बे शहर का नगरीकरण किसने किया था? गेराल्ड अंगियार ने। और कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी? जॉब चार्नॉक ने। जॉब चार्नॉक ने कोलकाता, गोविंदपुर व सूतानाटी को मिलाकर इनको किससे मिला था? अजीम उस शाम जो बंगाल का सूबेदार था, उससे 1200 रुपये के पट्टे पर ले लेता है और कोलकाता, गोविंदपुर और सूतनाटी को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना करता है। सोचिए 1200 रुपये में कलकत्ता। फिर देखिए जॉब चार्नॉक ने तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया व फोर्ट विलियम नामक किले का भी निर्माण किया। फोर्ट विलियम किले के निर्माण से गुस्सा होकर बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है। और यूरोपी अभी इनका आक्रमण जो होता है उसके बारे में सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाबों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, मगर वो अगले आपके टॉपिक में जब बंगाल के नवाब में पढ़ाऊँगा वहाँ पर पढ़ाऊँगा। अभी आपका यूरोपीय आगमन हम लोग देख रहे हैं। फिर देखिए यूरोपीय आगमन के क्रम में सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आए और लुई 14वें के वित्त मंत्री काल्वर्ट के सुझाव पर भारत के साथ व्यापार करने हेतु 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनाई गई। और ये गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, ये गवर्नमेंट कंपनी थी। फ्रेंच द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी गई 1668 में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी गई? मछलीपट्टनम में। फिर आपका 1673 में फ्रेंच अधिकारी फ्रांसिस मार्टिन ने तालीकोंडा के सूबेदार तालीकोंडा के सूबेदार थे शेर खान लोदी से पुडुचेरी को हासिल कर लेता है, पुडुचेरी से जीत लेता है। फिर 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से चंद्रनगर को पट्टे पर प्राप्त करता है, जहां फोर्ट लुई नाम का किला बनाता है। ये पहला फ्रेंच किला था फोर्ट लुई। फिर देखिए 1731 में डुप्ले को फ्रेंच गवर्नर को चंद्रनगर में वेस्ट बंगाल में नियुक्त किया जाता है, जो कि फ्रेंच शक्ति को बढ़ाता है, जिससे कर्नाटक युद्ध होता है अंग्रेज व फ्रेंच के बीच में।
अभी सप्तवर्षीय कर्नाटक युद्ध एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? कर्नाटक वॉर से आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, 1746 से 1748 तक। इस युद्ध का तत्कालिक कारण कैप्टन बर्नेट के द्वारा फ्रेंच जहाज़ों पर कब्जा करना था, जिससे डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के गवर्नर मोर्स को हराकर मद्रास पर अधिकार कर लेता है। इस युद्ध का दीर्घकालिक कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी हेतु यूरोप में फ्रांस व अंग्रेजों के बीच चल रहा था। फ्रांस व अंग्रेजों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध का एक एक्सटेंडेड वर्जन था ये, जहाँ जैसे जहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ थी, जहाँ इनकी कॉलोनियाँ थी, वहाँ पे भी ये लड़ने लगते थे। पहले कर्नाटक युद्ध में सेंट थोमे या अड्डयार का युद्ध भी कहा जाता है। पहले कर्नाटक युद्ध का अंत किसके द्वारा होता है? एक्सला शापेल की संधि के तहत। एक्सला शापेल आपकी लंदन में एक थी स्थान है, वहाँ एक्सला शापेल की संधि के तहत होता है। फिर देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक साल भी नहीं बीता, 1749 में फिर शुरू हो गया। 1749 से लेकर 1754 तक चला, ये अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। इसका तत्कालिक कारण क्या था? कर्नाटक व हैदराबाद के आंतरिक विवाद से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, कर्नाटक हैदराबाद में क्या नाम, कर्नाटक और हैदराबाद की नवाबी के लिए वहाँ की बहनोई चांदा साहब और मुजफ्फर जंग के बीच में क्या नाम युद्ध हो गया था, इसी कारण। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किससे हुआ? पांडिचेरी की संधि के साथ। फिर देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध फिर होता है आपका 1756 से लेके 1763 तक, 7 वर्षों तक चलता है और इसे वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। इसका अंत ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में 7 सालों का तक युद्ध चल रहा था, उसके कारण। फिर देखिए सेंट थॉमे का युद्ध 1748 में पहले कर्नाटक युद्ध वॉर में फ्रांसीसी व अनवरुद्दीन के बीच में, फ्रांसीसियों व अनवरुद्दीन के बीच में सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। ये कर्नाटक के नवाब थे। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में निजाम आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद निजाम के बेटे नासिर जंग, निजाम का जो बेटा था नासिर जंग व मुजफ्फर जंग इनका भांजा था, इनके बीच हैदराबाद की नवाबी के लिए लड़ाई छिड़ जाती है। फिर देखिए कर्नाटक में नवाबी के लिए अनवरुद्दीन और उनकी बहनोई चांदा साहब आमने सामने आ जाते हैं और इसी बीच क्या नाम है वहाँ पर भी युद्ध छिड़ जाता है। अतः इस अस्थिरता का लाभ उठाकर मुजफ्फर जंग व चांदा साहब को सपोर्ट किसने किया था? डुप्ले, जो फ्रेंच गवर्नर था, फ्रेंच वायसराय था आपका। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग व चांदा साहब को सपोर्ट किया और अंग्रेज़ों ने किसको सपोर्ट किया? नासिर जंग व अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया। ठीक है, इसी की वजह से अंबर का युद्ध हुआ। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। इसमें आपका एक तरफ थे अंग्रेज़ थे और उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ नासिर जंग और अनवरुद्दीन था। दूसरी तरफ फ्रेंच थे, मुजफ्फर जंग था और चांदा साहब थे। नवाब अनवरुद्दीन तो हार गए और चांदा साहब जीत गए। चांदा साहब ने डुप्ले को पांडिचेरी के आसपास का क्षेत्र दे दिया। इस युद्ध का यही अर्थ निकला और इस युद्ध में डुप्ले हावी हो गया था अंग्रेज़ों के ऊपर और पांडिचेरी की संधि हुई थी। और पांडिचेरी की संधि के कारण ही आप जो डुप्ले था, जो जीते हुए प्रदेश था, जो फ्रांसीसी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का जो जीता हुआ प्रदेश था उसको वापस कर दिया था। यूरोप का आदेश हुआ था इसीलिए। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था, ये तो आप लोग जानते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ आपका वांडीवास का युद्ध। ये कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? 22 जनवरी 1760 में। ये अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में। अंग्रेज़ों की तरफ से सेनापति कौन था? आयरकुट था और फ्रांस की तरफ से काउंट डी लाली था। इसमें आयरकुट जीतता है, वह पांडिचेरी पर अधिकार कर लेता है, जो कि फ्रेंच का नाम किला था, फ्रेंच का गढ़ था। इस पेरिस की संधि के ये तृतीय युद्ध में जो आपका वांडीवास का युद्ध होता है, ये आपका पेरिस की संधि जो कि 1763 से ये ख़त्म हो जाती है और इस संधि के तहत फ्रेंच भारत में केवल व्यापारी बन के रह जाते हैं और इसके बाद फ्रेंच का भारत में विस्तार रुक जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर, उत्तर मुग़ल कालीन शासन। उत्तर मुग़ल यानी कि जब औरंगजेब का शासन खत्म हो गया, जो अंतिम में कमज़ोर लोग थे उनके बारे में देखेंगे। उत्तर मुग़ल कालीन शासन में आपका 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, उसका जो पुत्र था मुअज्जम, आजम व काम बख्श को औरंगजेब की वसीयत के अनुसार मुअज्जम को 12 सूबे तथा दिल्ली मिलना था और 12 सूबे और दिल्ली राजधानी मिलना था। औरंगजेब ने वसीयत छोड़ी थी जो उसके अनुसार। और आजम को क्या मिला था? आजम को आगरा व दक्कन तथा मालवा का क्षेत्र मिलना था। ठीक है, और काम बख्श को बीजापुर व गोलकोंडा मिलना था, मगर आपका युद्ध हो जाता है। फिर देखिए मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण करी। 1707 से लेकर 1712 तक इसका शासनकाल था। मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण करी और का नाम दिल्ली की तरफ अधिकार करने के लिए चल पड़ा। औरंगजेब के पुत्रों के बीच 18 जून 1707 को उत्तराधिकारी के लिए जजऊ का युद्ध हुआ। ठीक है, जजऊ का युद्ध 18 जून 1707 को हुआ और इसमें आजम मारा जाता है और बहादुर शाह जीत जाता है।
फिर 1709 में बहादुर शाह व काम बख्श के बीच बीजापुर का युद्ध होता है। कब होता है बीजापुर का युद्ध? 1709 में बहादुर शाह व काम बख्श के बीच। इसमें भी बहादुर शाह जीत जाता है और काम बख्श मारा जाता है। इस तरीके से अंतिम में जाके बहादुर शाह वो शासक बनता है। बहादुर शाह सबसे उम्रदराज मुगल शासक था, क्योंकि औरंगजेब खुद इत्तिकाना में एकदम बूढ़ा होकर मरा था। उसका जो बेटे उटे थे ये भी एकदम बूढ़े हो गए थे। बहादुर शाह सबसे उम्रदराज मुगल शासक बना। और यह एक पुर्तगाली प्रतिनिधि मंडल की एक महिला थी, जुलियाना, ठीक है, पुर्तगाली महिला थी, इनके प्रति आसक्त था और इसने इसे बीबी की उपाधि दी थी जुलियाना को। और इसीलिए इसको शाह बेखबर कहा जाता था, क्योंकि बूढ़ा था, उतना दिमाग चल नहीं पाता था, युद्ध लड़ते लड़ते उतना थी। बूढ़े होने के बाद एक समय के बाद आपका इत्तिकाना राजकाज में दिमाग चल नहीं पाता, वही हाल इसका हो गया था। इसीलिए इसको शाह बेखबर भी कहा गया है। इतिहास खफी खान ने इसको क्या कहा था? शाह बेखबर। बहादुर शाह ने जजिया कर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और जोशुआ केटलर के नेतृत्व में डच प्रतिनिधिमंडल इसके दरबार में आया। मराठा साहू जो थे इनको औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। इसने क्या करता है, ये आता है और मराठा साहू जी को आज़ाद कर देता है। ये सोच के कि मराठों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। मराठों के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में जब मराठे पढ़ाएंगे तब मैं बताऊंगा। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहादर शाह शासक बनता है, ठीक है। जहादर शाह ने तत्कालीन वजीर जुल्फिकार खान की सहायता ली और सवाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। सवाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी थी? जहादर शाह ने दी थी। तथा मालवा का सूबेदार बना देता है। और जहादर शाह जो था वो लाल कुंवर नाम की वेश्या एक थी, उसका दीवाना था। एक वेश्या थी, उसका दीवाना था, लाल कुंवर नाम था। और इसीलिए जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। जहादर शाह की हत्या के बाद फर्रुखसियर बादशाह बनता है 1713 से 1719 तक। फर्रुखसियर सैयद बंधु अब्दुल्ला खान, सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खान व हुसैन अली खान, इनकी सहायता से गद्दी पर बैठता है और उसने अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बना दिया, ठीक है। फर्रुखसियर ने जुल्फिकार खान की हत्या कर दी तथा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। फर्रुखसियर ने क्या किया था? गुरु बंदा बहादुर जो सिखों के आपके गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिखों का नेता बना था, उनका नाम क्या था? बंदा बहादुर। उनको बंदा बहादुर को 1716 में फांसी पर चढ़वा देता है, ठीक है। और इससे अंग्रेज़ों ने शाही फरमान जारी किया था 1717 में। फर्रुखसियर क्या करता है? 1716 में बंदा बहादुर को फांसी चढ़ा देता है और 1717 में शाही फरमान अंग्रेज़ों के लिए जारी कर देता है कि आप लोग पूरे देश में कहीं पर भी बगैर चुंगी दिए व्यापार कर सकते हैं। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को अंधा करके मरवा दिया तथा उसके पुत्र रफ़ी-उद-दराज को बादशाह बनाया 1719 में। फिर देखिए रफ़ी-उद-दराज का शासनकाल सबसे कम था, क्योंकि यह क्षय रोग से पीड़ित था, इसको टीबी हो गया था। रफ़ी-उद-दराज की मृत्यु के बाद 4 जून 1719 को रफ़ी-उद-दौला शासक बना तथा शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण करता है। रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण करता है। शाहजहाँ द्वितीय के बाद मोहम्मद शाह शासक बना, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह का अन्य नाम था रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला, इस नाम से भी जानते हैं। इसने क्या किया? इसने सबसे पहले तो सैयद बंधुओं को ही मरवा दिया, ठीक है, क्योंकि ये ढेर ज़्यादा इत्तिकाना में ईड़ बीड़ तीड़ बीड़ कर रहे थे। जिसको चाह रहा था उसको शासक बना देते थे और खुद अपना राज करते थे। इसने सैयद बंधुओं की हत्या किसकी सहायता से करी? निज़ामुल मुल्क की सहायता से करी। चिनकलीस खां के नाम से इनको जाना जाता है। निज़ामुल मुल्क ने को इसने क्या किया? सेनापति बनाया तथा दक्कन का सूबेदार बना दिया, जहाँ पर निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना करी। आसफ जाही वंश जो निज़ामुल मुल्क था, इसने हैदराबाद के निज़ामाबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना कर देता है विद्रोह करके। अंतिम में 1739 में मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता और तख्ते ताउस व कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान लेकर चला जाता है। मोहम्मद शाह के समय में ही 1720 में बाजीराव ने मुट्ठी भर सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण करता है और जीत भी जाता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह, देखिए कौन कौन आक्रमण कर दिया, ठीक है। बाजीराव द्वितीय जिनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, 1720 में इत्तिकाना में आक्रमण कर देते हैं, क्या कहते हैं, बाजीराव द्वितीय जिनके ऊपर मूवी क्या कहते हैं, उस मूवी का नाम था बाजीराव मस्तानी, वही वाले, ठीक है, मराठा सरदार थे ये। फिर देखिए मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह शासक बनता है, ठीक है, 1748 से 1754 तक। अहमद शाह का जन्म एक नाचने वाली वेश्या से हुआ था, ठीक है। 1748 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, तो उस टाइम कौन था शासक? आपका यही था, ठीक है। आक्रमण करते समय इसके समय उधम बाई नामक महिला राजकाज में कार्य देखती थी। उधम बाई नाम की एक महिला थी, वो इसका राजकाज देखती थी, ठीक है। किसके समय में? आपका अहमद शाह के समय में। अहमद शाह इत्तिकाना में
बहुत कमज़ोर शासक था, ठीक है, जिसे अहमद शाह ने किबला ए आलम की उपाधि दी थी। और इसके समय में पहली बार मुग़ल सेना में विद्रोह भी हुआ था। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय बादशाह बनता है और आलमगीर द्वितीय के समय ही प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ठीक है। आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहाँ तृतीय जो है वो आपका बादशाह बनता है। शाहजहाँ तृतीय के बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक शासक बनता है। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है और मराठों और अब्दाली की सेना के बीच में होता है। इसके समय में 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से हारने के बाद पहला अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी मुग़ल बादशाह बना था शाह आलम द्वितीय पहला अंग्रेज़ों के टुकड़ों पर पलने वाला पहला मुग़ल बादशाह था। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय बादशाह बनता है, ठीक है। और अकबर द्वितीय वही था जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। इसके समय अंग्रेज़ों ने मुग़लों के सिक्कों की टकसाल बंद करवा दी। और अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय शासक बनता है, जिसको बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, और यही अंतिम मुग़ल बादशाह होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आपका ये आज का इतना ही लेक्चर ख़त्म हुआ। और इसके बाद मैं आपको आगे का जो लेक्चर है वो आपका जो मराठे हैं, मैसूर है, इन सब के बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करके देखिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।